ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है वो भयानक होता चला जा रहा है। एक दूसरे का वजूद ही खत्म कर देने की जैसे कसम खा ली है। ऐसी भयानक जंग कहां जाकर रुकेगी, ये तो ट्रंप भी नहीं बता पा रहे जिन्होंने ये सब शुरू किया, और ना ही ईरान बता पा रहा है कि वो मरकर भी किस किस को डुबा कर जाएगा। युद्ध में अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई ईरान के एटमी बम को लेकर है। अगर ये एटम बम युद्ध के मैदान में आ गया तो फिर दुनिया का क्या होगा, ये सब सोचकर ही सब कांप जाते हैं। कैसे 5 दिन के युद्ध में अब सबसे बड़े खतरे का सायरन बज चुका है, देखिए जरा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के साथ पूरी दुनिया परमाणु बम के खौफ में है। मिडिल ईस्ट में इसी परमाणु बम की वजह से तबाही मची हुई है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच इसी परमाणु बम की वजह से भीषण जंग चल रही है। ईरान को लेकर अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives, but America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons. बम धमाकों की ये गूंज अब कहां जाकर और कब जाकर थमेगी, ये दुनिया को नहीं मालूम। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इन हमलों के जवाब में ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से सराबोर है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार है, तो जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बनी पड़ी हैं। कई इंसानी जिंदगियां खत्म हो गई और कई मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। खामेनेई को खोकर ईरान खूनी रथ पर सवार है। उसे नहीं मालूम कि उसका हश्र क्या होगा, लेकिन इस जंग को बदले की आग में झोंकने का इरादा ईरान ने कर लिया है और कह दिया है कि वो ना तो इस युद्ध को रोकेगा और ना ही पीछे हटेगा। खाड़ी के देशों में इस वक्त सिर्फ वॉर सायरन बज रहे हैं। आसमान में हर तरफ आग उगलते ड्रोन मंडरा रहे हैं। क्रूज मिसाइलें और B-2 बॉम्बर्स के साथ जंगी जेट ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आलम यह है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के किसी भी साथी देश को बख्शने के मूड में नहीं है। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के एयरबेस और मिलिट्री बेस ईरान के कहर का शिकार हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन चौतरफा अग्नि वर्षा कर रही हैं।
कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम पर ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब के रियाद में अमीर सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के जुफैर बेस पर हमला किया। साइप्रस में ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। इराक में इरबिल बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। कतर के अल उदैद बेस को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन के मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस को निशाने पर लिया गया और यूएई के अल धफरा एयरबेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ। खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे हैं। ईरान इन सब को निशाने पर ले चुका है और आगे वो इन्हीं सैन्य अड्डों पर हमले जारी रखेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का एक बयान भी सामने आया जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमला जारी रखे। बुरी तरह बौखला गया है ईरान। बौखलाहट उसके लिहाज से लाजमी भी है क्योंकि उसने इस जंग में अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोया है। ईरान में खामनेई की मौत को शहादत बताया गया। ईरान के धार्मिक कॉन्सेप्ट में शहादत का बहुत गहरा मतलब होता है। शिया मुसलमानों में शहादत का यह कॉन्सेप्ट करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत से होते हुए आज की डेट में खामनेई की मौत तक से जोड़ा जा रहा है। जब भी इस तरह से कोई हत्या होती है तो उसे शिया मुसलमानों में आशूरी की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या दुनिया के सामने बारूद के हमलों के आगे की तस्वीर भी आने वाली है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेता यह संघर्ष दुनिया को परमाणु हमलों की कगार पर लाकर खड़ा करने वाला है? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस युद्ध की जड़ में न्यूक्लियर पावर ही सबसे बड़ी वजह है। ईरान पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने बयान में यही कहा था कि हम ईरान के क्रूर शासन को खत्म कर देंगे, ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। A short time ago, the United States military began major combat operations. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. ईरान पर ताजा हमलों की तस्वीरों से इतर याद कीजिए पिछले साल जून की तस्वीर। 12 दिनों तक पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। ईरान एटम बम बनाने में कई बरसों से जुटा है। इसके लिए यूरेनियम के इनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बड़े सेंटर ईरान में नतांज, फोर्डो और इस्फहान है, जो अमेरिका और इजराइल के सीधे टारगेट है। अमेरिका इजराइल के हमलों में जमीनी स्ट्रक्चर को भारी नुकसान तो पहुंचा है। दावा यह है कि फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर सब पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल के इस हमले में ईरान की सेना के टॉप कमांडरों का खात्मा हो गया। परमाणु ठिकानों समेत दर्जनों वैज्ञानिकों की हत्या हो गई। कुछ रिएक्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स भी तबाह हुई। 22 जून को यानी युद्ध के 90वें दिन इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 परमाणु सेंटर नतांज, फर्दो और इस्फहान पर अमेरिका ने अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग म्यूनिशंस से अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल को निशाना बनाया। फर्दो में तो अमेरिका ने गहराई में दबी यूरेनियम संवर्धन यूनिट को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से तहस नहस कर दिया। फर्दो ईरान का सबसे गहरा और सुरक्षित ठिकाना था। बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने इस ठिकाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस्फहान में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से अमेरिका ने
यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा, स्टोरेज, टनल, एंट्रेंस और तमाम भवनों को निशाना बनाया। यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश के परमाणु कार्यक्रम पर सीधा हमला किया था। नौसेना ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें गिराई, B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से सीधे उड़ान भरी और 18 घंटे के मिशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर डायरेक्ट अटैक किया गया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप ने कहा था कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि हमलों में गंभीर नुकसान तो हुआ, लेकिन पूरी तरह तबाही नहीं हुई। साथ ही ग्रोसी ने यह संकेत दिए कि परमाणु ठिकानों पर कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान और खामेनेई के खात्मे की वजह बना। यही वो ठिकाना है जिस पर इजराइल ने हमला करके ईरान की सालों की मेहनत और परमाणु प्लान के सपने पर पानी फेर दिया था। दरअसल साल 2007 के बाद से ही ईरान का यह परमाणु सेंटर खासा चर्चा में रहा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने अपनी ताजा तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अगर यह स्तर 90% तक पहुंच गया तो तकनीकी तौर पर इससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यूरेनियम की ये आखिर 90% शुद्धता क्या है जो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, जरा इसे समझिए। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यह हर किसी को मालूम है, लेकिन कौन सा यूरेनियम? दरअसल खदानों से निकलता है यूरेनियम। दुनिया में यूरेनियम का उत्पादन मुख्य रूप से कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में भी यूरेनियम की खदानें हैं। जो यूरेनियम खदानों से मिलता है उसके 3 प्रकार होते हैं। यूरेनियम 234, यह प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 99.3% होता है और इसका परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। यूरेनियम 238, यह प्राकृतिक यूरेनियम का बहुत कम यानी कि 0.01% से भी कम होता है और इसका भी परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन तीसरा यानी यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 0.7% होता है, जिसका परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक यूरेनियम 234 से यूरेनियम 235 को हासिल करने की प्रक्रिया ही संवर्धन कहलाती है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का इस्तेमाल होता है। इन मशीनों में यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और फिर बड़ी ही तेज गति से घुमाया जाता है। इसमें भारी यूरेनियम 238 किनारे चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। यूरेनियम 238 का 90% तक इनरिचमेंट कर लेना और इन्हें सेंट्रीफ्यूगल मशीनों से इकट्ठा करके फिर से परमाणु हथियार की शक्ल देना ही परमाणु तकनीक को हासिल करना है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन एक ड्यूअल टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल दोनों बिजली और हथियार दोनों को बनाने में होता है। लेकिन अगर कोई देश 90% यूरेनियम 235 बना ले तो वो परमाणु बम बना लेना है। उसके लिए महज तकनीकी औपचारिकता भर रह जाती है। नतांज और फोर्दो वो जगहें थी जहां ईरान यूरेनियम को संवर्धित करता था, या यूं कहें कि करता है, जबकि इस्फहान वो जगह है जहां से कच्चा माल यानी यूरेनियम 234 सप्लाई होता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसी नतीजे पर थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और न ही उसके पास किसी तरह का परमाणु बम तैयार है। इस युद्ध में बने हालात के बाद 2 मार्च 2026 को IAEA के डायरेक्टर जनरल ने भी स्पष्ट और साफ तौर पर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हथियार बनाने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। लेकिन ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार है, यानी तकरीबन 400 से 900 किलो तक। अगर इस संवर्धित यूरेनियम को आगे संवर्धित किया जाता तो ईरान इससे 8 से 10 परमाणु बम बना सकता था। लेकिन हथियार ग्रेड के लिए 90% से ज्यादा का संवर्धित
यूरेनियम चाहिए होता है, जो ईरान के पास फिलहाल नहीं है। दावा यही किया गया, लेकिन ईरान पर इसी दावे के साथ इजराइल और अमेरिका ने हमला किया कि ईरान तेहरान के पास परमाणु बम के लिए जरूरी सारा साजो सामान जुटा चुका था और उसके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला था। इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ईरान का आरोप है कि यूएस और इजराइल ने उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। इस आरोप की पुष्टि ऐसे की जा सकती है कि ईरान में रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। IAEA ने कहा है कि ईरान में शहर खाली करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु और रेडिएशन लीक की खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता। IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने वियना में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की स्पेशल मीटिंग में कहा कि इस युद्ध में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट या फैसिलिटी यानी कि बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तेहरान रिसर्च रिएक्टर या अन्य फ्यूल साइकिल साइट्स को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर परमाणु खतरे और रेडिएशन के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि IAEA का संपर्क अब ईरान की लोकल अथॉरिटी से नहीं हो पा रहा है और वहां क्या हालात हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन चेतावनी यही है कि ईरान में रेडिएशन फैला तो पड़ोसी देश भी तबाह हो सकते हैं। लिहाजा मिलिट्री ऑपरेशन में संयम बरतने की जरूरत है। यानी बात सिर्फ बारूद पर आकर नहीं रुक रही। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रही है।